हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस रोहित। आज हम क्लास 10th की जो है चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर के बारे में पूरा फुल इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि इस चैप्टर में क्या है और क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक, तभी आप जान पाएंगे कि चैप्टर नंबर 3 में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि इसकी फर्स्ट हेडिंग क्या है कि दो चरों में रैखिक समीकरण। आखिरकार दो चरों में जो रैखिक समीकरण होता है वो है क्या, किसको कहेंगे हम। जैसे हमने परिभाषा लिखी कि यदि एक जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया गया है आपको, और a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करता है R में, मतलब a b c की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, आपकी रियल नंबर होनी चाहिए। ठीक, और a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का जो समीकरण होता है वह हमारा दो चरों x व y में रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हमारा क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण। कैसे, यहां पर दो चर हैं, एक है x और दूसरा क्या है y। तो एक चर हमारा x हो गया, दूसरा चर हमारा क्या हो गया, y हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 5x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 5 कर दीजिए। ये भी क्या है, हमारा रैखिक समीकरण है। कितने चरों का, दो चरों का, क्योंकि यहां पर एक x है, दूसरा चर क्या है हमारा, y है। तो ये है परिभाषा किसकी, दो चरों में रैखिक समीकरण की, जिसमें आपके दो चर होंगे x और y, और किस रूप में होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। a b c बिलोंग करेगा R में, लेकिन ध्यान ये रखना कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर a की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स, और 0 की जब मल्टीप्लाई आप x में करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारा चर x नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर हम यहां पर 0 इंटू वाई कर देंगे तो ये हमारा चर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये है परिभाषा किसकी, दो चरों में रैखिक समीकरण की। अब हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, किसको कहेंगे हम रैखिक समीकरण का हल। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसका जो हल है वो हल क्या है। अगर हम ये मान लें कि इसका हल क्या है, अल्फा कामा बीटा, हमने ये माना कि इस समीकरण का जो हल है वो क्या है, अल्फा कामा बीटा। इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या है, अल्फा, और y की वैल्यू क्या है, बीटा। तो इन वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, यानी कि a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होना चाहिए, यही इसका हल हो जाएगा। अगर कोई भी युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, और क्रमिक युग्म मतलब क्रम से आने वाला जोड़ा, अगर कोई हमारा क्रमिक युग्म जो है इसकी वैल्यू को समीकरण में पुटअप करें और वो समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, तो हम उसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण का हल। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का जो हल होगा वो क्या होगा, अल्फा और बीटा। कब, जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को यहां पुटअप करें और हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, तब हमारा क्या कहलाएगा, समीकरण हमारा क्या है, उसका हल होता है। अब अगर यहीं पर थोड़ी सी परिभाषा को चेंज किया जाए कि दो चर वाले युगपत, दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो अगर दो चरों की बात करोगे तो दो चर वाले तो आप जान ही गए हो कि क्या होते हैं, किनको कहते हैं दो चर वाले। युगपत मतलब होता है जोड़ा। अगर हम क्या करें, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को ले लें और उनको एक साथ ले लें, ठीक है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को हम एक साथ ले लेंगे, तब वो हमारे क्या कहलाएंगे, दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक समीकरण ये हो गया। और इसी के साथ में हम एक समीकरण और मान लें, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे जो समीकरण होंगे ये क्या कहलाएंगे, युगपत रैखिक समीकरण, युगपत रैखिक समीकरण। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में रियल वैल्यूज को ही आप ले सकते हैं, आपको ऐसे भी लिखना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 रूट x प्लस 3 रूट y इज इक्वल टू 4, या 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इस तरह से। तो ये भी हमारे क्या होंगे, युगपत रैखिक समीकरण हो जाएंगे। युगपत मतलब पेयर हो गए, एक रैखिक समीकरण ये, एक रैखिक समीकरण ये, युगपत दोनों हो गए। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, युगपत रैखिक समीकरण। ये भी युगपत रैखिक समीकरण है और ये भी क्या हो जाएगा, युगपत रैखिक समीकरण। अब इन दोनों युगपत रैखिक समीकरणों का हल क्या होगा। जैसे अगर हम मान लें कि कोई क्रमित युग्म है आपका x कामा वाई इज इक्वल टू अल्फा कामा बीटा, या हम यहां मान लें कि x कामा वाई इज इक्वल टू है कोई आपका क्या, अल्फा कामा बीटा। तो हम इसको हल कब कहेंगे, जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को इन दोनों में रखें। तो ये अल्फा बीटा दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। वैसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें रखें तो उसको भी संतुष्ट करना चाहिए। मतलब अगर अल्फा बीटा की वैल्यू को पुटअप करने पर हमारे दोनों समीकरण क्या है, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं कि हाँ ये युगपत समीकरणों के हल हैं। क्लियर। अब इसके बाद में छोटी सी 2 पॉइंट और याद रखिए। एक बात आती संगत और एक होता है असंगत। तो संगत किसको कहते हैं और असंगत किसको कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। संगत क्या है, संगत का मतलब होता है कि एक रैखिक समीकरण जो युग्म होता है वह संगत कहलाता है। कब कहलाता है, यदि इसका हल संभव हो, मतलब कम से कम एक हल तो उसका निकले। अगर हमारे पास 2 समीकरण दिए गए हैं और उन दोनों समीकरणों को हल करने पर एक हल कम से कम निकल आए तो हम उनको क्या कहेंगे, संगत युग्म कहेंगे। दूसरा होता है असंगत युग्म। असंगत को क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक रैखिक समीकरण है और वो युग्म में है, मतलब पेयर दिए गए हैं, और उनको असंगत कहेंगे। कब कहेंगे, जब उनको हम हल करें तब उनका कोई हल संभव ही ना हो, मतलब उनके द्वारा x और y की वैल्यू को फाइंड किया ही ना जा सके, तब उनको हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। और फिर जो हल हो जाएंगे उनको क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो ये इतना टॉपिक है। अब संगत और असंगत के लिए हम चार्ट बनाते हैं, उसको समझते हैं कि क्या होता है उसमें। ठीक है, देखिए ये जो है आपका एक चार्ट है, समीकरण के युग्म लिए गए हैं। इसमें 2 युग्म हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। 2 समीकरण हैं। हमने आपसे कहा कि ये संगत भी हो सकते हैं और असंगत भी हो सकते हैं। संगत का मतलब यह है कि उनका कम से कम एक हल हो जाए या उनके अनंत हल हो जाए, बहुत सारे हल हो जाए। और असंगत का मतलब होता है कि उनका कोई भी हल ना हो। तो संगत होने की 2 कंडीशन है, या तो कम से कम एक वैल्यू निकल के आ जाए, या हो सकता है बहुत सारी वैल्यूज हो जाए। जैसे अगर वो संगत है तो संगत की 2 कंडीशन, अद्वितीय हल या अनंत हल। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब जो कंपेयर करेंगे a1 a2 की वैल्यू फाइंड करिए, b1/b2 की वैल्यू फाइंड करिए, दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, तब क्या होगा, अद्वितीय हल। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है और इज इक्वल टू किसके, c1/c2 के, तो इसके अनंत हल होंगे। और रही बात असंगत की, तो असंगत में थोड़ा सा चेंज है, क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उस समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी चैप्टर नंबर 3 की। इसको आप समझिए, इसको आप पढ़िए, ठीक है। और बहुत जल्द आपको हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड जितनी भी एक्सरसाइजें होंगी इस चैप्टर की, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सारे क्वेश्चंस का हल मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं तो बने रहें हमारे चैनल के साथ में। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज, फिर आपका जो है इस तरह से सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।